हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विथ ज्योतिष पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोगों का जो बीपीएससी तैयारी में पूछे गए प्रश्नों का सीरीज था उसके तहत ज्योग्राफी का दूसरा वीडियो आज रहने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे पहले का वीडियो जरूर देख लिए होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी तैयारी 1 में जो पूछे गए क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन पूछा गया था उस सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं और साथ ही साथ इसके जो संपूर्ण व्याख्या सभी ऑप्शन को देखने वाले हैं और इससे संबंधित अन्य जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उस सभी चीज को हम लोग देखने वाले जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट लिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न से पहले जो भी लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन का घंटी है उसको जरूर दबा लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो उसकी जानकारी आप तक जरूर पहुंच सके। ठीक है, चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में 1952 में राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। यानी कि हमारा जो वीडियो कह रहा है, हमारा जो प्रश्न कह रहा है कि 1952 कब 1952 का वन नीति है। ठीक है ना, ये हालांकि ये स्वतंत्रता बाद ये प्रथम वन नीति थी। ठीक है, इसके तहत जो हमारे भारत है वह भारत देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का, ठीक है ना, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन जो है यानी कि होना चाहिए हमारे भारत में, तो होना चाहिए 33%। कितना प्रतिशत? 33%। ठीक है ना, कितना प्रतिशत होना चाहिए? 33%। लेकिन आपको बता दे कि 2021 के अनुसार, ठीक है ना, क्या वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है ना, क्या वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का जो कुल वन है वो कितना है? 24.62%। कितना? 24.62%। ये कुल भारत में इतना अभी तक वन है। ठीक है ना, सॉरी 2021 के अनुसार। ये किसके अनुसार? 2021 के अनुसार। अच्छा बताइएगा कि वन नीति जो रिपोर्ट है, ठीक है ना, क्या भारत वन नीति जो स्थिति रिपोर्ट है वो कितने वर्ष पर आती है? तो ये प्रत्येक 2 वर्ष पर आती है। कौन? भारतीय यानी कि भारत स्थिति वन रिपोर्ट, ठीक है ना, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ये प्रत्येक 2 वर्ष पर आती है। अभी 2021 में आया था, फिर 2023 में, ठीक है, इस तरह से फिर 2025 में, इस तरह से 2 साल पर, प्रत्येक 2 साल पर क्या होता है? वन स्थिति रिपोर्ट आते रहता है। ठीक है, तो 2021 के अनुसार, ठीक है ना, अभी 2021 के अनुसार भारत में कितना वन है? तो 24.62% भारत में आच्छादित वन है। लेकिन होना कितना चाहिए था? तो 33% होना चाहिए। कितना प्रतिशत? 33% होना चाहिए था, लेकिन है कितना? तो केवल 24% है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जब ये बांटा गया था, ठीक है ना, जब ये विभेदीकरण किया गया था तो ऐसा कहा गया था कि जितने भी भारत में पहाड़ी क्षेत्र हैं, कब ये लगभग 1988 में जो राष्ट्रीय वन नीति बना था, ठीक है ना, राष्ट्रीय वन नीति 1988, ठीक है ना, राष्ट्रीय वन नीति 1988, इसके तहत क्या कहा गया था कि जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, क्या पहाड़ी क्षेत्र हैं, उसमें कितना प्रतिशत होना चाहिए? उसमें 60% वन होना चाहिए। कितना प्रतिशत? 60% वन कहाँ होना चाहिए? पहाड़ी क्षेत्र में। उसके बाद मैदानी क्षेत्र में कितना होना चाहिए? मैदानी क्षेत्र में कितना होना चाहिए? 20%। कितना प्रतिशत? 20% वन होना चाहिए। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। और पूरा जो संपूर्ण यानी कि तो संपूर्ण भारत में कितना प्रतिशत होना चाहिए? 33% वन होना चाहिए। 33% वन होना चाहिए 1952 के तहत। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, इससे जुड़ा, अगर ये वन से जुड़ा हुआ है तो एक चीज और क्वेश्चन याद रखिएगा कि वन अनुसंधान संस्थान, क्या वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में। कहां पर है? देहरादून में है। ठीक है ना, कहां है? देहरादून में है। ठीक है, अच्छा इसके बाद बताइएगा कि ये वन अनुसंधान संस्थान है, ये कब इसकी नामकरण कब की गई थी? ठीक है ना, तो 1906 में। कब? 1906 में। कब किया गया था? 1906 में। अच्छा आप लोग एक चीज और बताइएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, क्या भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में। कब लागू हुआ था?
1972 में। कब लागू हुआ था? 1972 में। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? आप लोगों को ध्यान होगा, अगर आप लोग वीडियो इससे पहले का देखे होंगे, जो हम पहला शिफ्ट का क्वेश्चन जब करवाए थे, उसमें भी देखिएगा तो स्थानांतरित कृषि से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि से एक क्वेश्चन वहां पर भी पूछा गया, और ये एनसीईआरटी क्लास 10, ठीक है ना, क्लास 10 के ज्योग्राफी से लिया गया। और क्लास 10 का ज्योग्राफी और क्लास क्या कहते हैं 8 में भी कुछ कुछ इसका भाग मिलता है। इसको झूम खेती भी कहा, झूम खेती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूम खेती भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम हैं। अब कह रहा है स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है? पोदू भी है, दैया भी है और वेबर भी है। ठीक है, ये तीनों है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। अच्छा, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि मान लीजिए पोदू, ठीक है ना, क्या अगर पोदू ये कहाँ का नाम है, ठीक है ना, तो यह आंध्र प्रदेश का, कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। नाम याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? पोदू कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपसे अगर पूछ ले कि दहिया, ठीक है, क्या दहिया, तो दहिया कहाँ का नाम है? तो दहिया है मध्य प्रदेश का। कहाँ का? मध्य प्रदेश। ठीक है ना, और छत्तीसगढ़ का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको दहिया कहा जाता है। दहिया, ठीक है ना, दहिया और वेबर। दहिया या वेबर कहाँ कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, ये दोनों एक ही, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद आपसे जो पिछली वीडियो हम बताए थे, यानी कि पिछला फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा था, वो विदेश का नाम पूछा था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि क्या कहते हैं अमेरिका में, ठीक है ना, अमेरिका में क्या कहा जाता है? अमेरिका में कहा जाता है मिल्पा। क्या कहा जाता है? मिल्पा। मिल्पा कहाँ कहा जाता है? अमेरिका में। ठीक है, यूएसए, यूएसए। ठीक है, अमेरिका में कहा जाता है। उसके बाद आपसे पूछे कि क्या कहते हैं ये कोनू को, क्या कोनू को, ठीक है ना, कोनू को कहाँ कहा जाता है? कोनू को कहाँ कहा जाता है? तो कोनू को कहाँ कहा जाता है? तो ये वेनेजुएला में। कहाँ पर? वेनेजुएला में। ठीक है ना, कहाँ पर? वेनेजुएला में। ठीक है, कहाँ पर? वेनेजुएला में, याद रखिएगा। उसके बाद ब्राजील में इसको क्या कहा जाता है? ब्राजील में, ब्राजील में, तो ब्राजील में इसको कहा जाता है रोका। क्या कहता है? ब्राजील में इसको रोका। ब्राजील में क्या कहा जाता है? रोका। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि इंडोनेशिया में, क्या कहां पर? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है? तो इंडोनेशिया में इसको क्या कहा जाता है? लद्दाख। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? लद्दाख। ठीक है ना। उसके साथ साथ उसके बाद ये तो वियतनाम में इसको क्या कहा जाता है? तो वियतनाम में इसको रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको रे कहा जाता है। लद्दाख किस कहां पर? इंडोनेशिया, मलेशिया में। ठीक है ना, और वियतनाम रे, याद रखिएगा। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अब हमारा है कि अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत तिरछी ढाल की होती है? कैसी होती है? जिसकी छत तिरछी ढाल की होती है। कहां पर? अमेजन बेसिन में। अच्छा, जैसे पता है कि अमेजन बेसिन ये सर्वाधिक वर्षा वाला वन है। ठीक है ना, सर्वाधिक वर्षा वाला वन है। तो यहाँ का जो मकान होता है उसको, उसका जो छत होता है वो कैसे होता है? तिरछी होता है। और खड़ी ढाल मतलब, कहने का मतलब एक सीधा ढाल होता है ताकि पानी क्या हो? आसानी से नीचे आ जाए। इसको कहा था मलोका। क्या कहते हैं इसको? मलोका। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है? इसको मलोका। इसको, इसका एक और नाम होता है मेलोकास। क्या क्या होता है? मेलो, ठीक है ना, क्या? मेलोकास। ठीक है, इसका एक और नाम होता है, क्या होता है? मेलोकास। याद रखिएगा, नाम क्या होता है? मेलोकास। ठीक है, इसकी छत्र कैसी होती है? तो तिरछी ढाल वाली होती है। कैसी होती है? तिरछी ढाल वाली होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मलोका, या अगर ऑप्शन दूसरा मिले मेलोकास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मेलोका या मेलोकास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार क्या है? दक्षिणापथ कहने का मतलब क्या हो गया? जो भारत को, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ती है। ठीक है ना, क्या उत्तर भारत को, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये दक्षिण भारत का कुछ भाग हो गया, अब इसको जो जोड़ती है वो कौन सा हो गया? तो ये तो होता है विंध्याचल। ठीक है ना, कौन सा? विंध्याचल। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाली ये एक महत्वपूर्ण पहाड़ है जो किसको जोड़ती है? उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ती है। ठीक है, तो यहां पर जो पहला ऑप्शन आपका है कि सतपुरा श्रेणी नीलगिरी के मध्य,
चलिए ये तो नहीं होगा, लेकिन विंध्याचल पर्वत श्रेणी कावेरी नदी के मध्य, ये बिल्कुल सही है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी कृष्णा नदी के मध्य, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए ये आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिणापथ का मतलब क्या होगा, तो दक्षिणापथ का मतलब क्या बोले हम कि यानी कि दक्षिण भारत को, ठीक है ना, दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ने, यानी कि जो विंध्य पर्वत है हमारा, ठीक है ना, क्या विंध्य पर्वत है, ठीक है ना, विंध्य पर्वत है, इसके दक्षिण की ओर, इसके दक्षिण की ओर कहा, इसके ये विंध्य पर्वत है, अगर मान लीजिए ये विंध्य पर्वत है, इसके दक्षिण की ओर कहा, इसके दक्षिण की ओर जो रास्ता जाता है, इसको क्या कहा गया है? इसको कहा जाता है दक्षिणापथ। अच्छा, आप लोग को ये बता दे कि जो दक्षिणापथ है, ठीक है ना, क्या ये दक्षिणापथ है, ये आप लोग नाम सुने होंगे, एक अगस्त्य सेन मुनि, ठीक है ना, अगस्त्य सेन मुनि, ये नाम सुने होंगे आप लोग। इन्होंने सर्वप्रथम विंध्य पर्वत को पार करके दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति को फैलाने का काम किया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। कौन? अगस्त्य सेन जो है, ऐसे मुनि थे जो विंध्य पर्वत को पार करके दक्षिण भारत में, कहां पर? दक्षिण भारत में आर्य समाज को फैलाने का काम किया था, ऐसा माना जाता है। अच्छा बताइएगा, यहाँ पर एक नदी का नाम आया है कृष्णा नदी, ये नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है ब्रह्मगिरी से। कहां पर? ब्रह्मगिरी से, ठीक है ना, कहां से? ब्रह्मगिरी से निकलती है। और बताइए गिरती कहां पर है? तो ये बताइए गिरती कहां पर है? ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। यानी कि अपवाह तंत्र दो तरह का, यानी कि गिरने वाली में दो तरह का, एक तो बंगाल खाड़ी में गिरता है और एक अरब सागर में गिरता है, ठीक है। तो यानी कि ये कृष्णा नदी कहां पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है, ठीक है। उम्मीद करती है सारे चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच जल का मुख्य विभाजक कौन कौन सा है? दिल्ली रिज, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार। नहीं, ये तो नहीं होगा, क्योंकि छोटा नागपुर का पठार ऊपर हो जाता है। उसका दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए दिल्ली रिज क्या, अरावली पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा जो क्या कहते हैं, हमारे राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पाया जाता है। और ये अरावली पर्वत श्रेणी का उत्तरी हिस्सा है, ठीक है ना, कहां पर? उत्तरी हिस्सा है। सह्याद्री आपको पता है कि क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट को क्या कहता है? सह्याद्री कहा जाता है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये सभी जो पहाड़ियां हैं, ठीक है ना, ये सभी जो पहाड़ियां हैं वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक का काम करती है। कौन कौन? दिल्ली रिज हो गया, अरावली पर्वत श्रेणी हो गया, सह्याद्री हो गया और अमरकंटक हो गया। याद रखिएगा कौन कौन? दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया उम्मीद करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शीतकाल में कहां पर, कब शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में, कब उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिम विक्षोभ का यानी कि उत्पत्ति स्थल कौन सा है? तो आपको पता है कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, ठीक है ना, ये पश्चिमी विक्षोभ है, ये कब आता है? तो ये शीतकाल के मौसम में, ठीक है ना, कब आता है? ये शीतकाल के मौसम में। इसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। क्या कहता है इसको? इसको लौटता हुआ भी मानसून कहा जाता है, ठीक है ना, इसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। यहाँ से बीपीएससी टीआरई 3, ठीक है ना, टीआरई 3 में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, जो हाल ही फिलहाल में एग्जाम हुआ है, जिसका रिजल्ट अभी तक लंबित है, ठीक है। तो वहां भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इसको अच्छा से देखिएगा। ये जलवायु चैप्टर से आता है, क्लास 10 में भी मिल जाएगा आपको, क्लास 11 में मिल जाएगा, ठीक है, और क्लास 9th में भी आपको ये मिल जाएगा देखने को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम एशिया का भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ठीक है ना। यानी कि हमारा जो भारत है वो किस महादेश में आता है? तो एशिया महादेश में आता है। तो यानी कि पश्चिम एशिया का जो भूमध्य सागर तट है, यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? हमारे भारत में प्रवेश करता है। अच्छा, इसका दिशा क्या होता है? तो ये पश्चिम दिशा से प्रवेश करते हैं। कहां से? पश्चिम दिशा से, और उत्तर पश्चिम दिशा से। कहां से? उत्तर पश्चिम दिशा से, इसलिए इसको कहा था उत्तर पश्चिम दिशा से ये प्रवेश करती है, ठीक है ना। तो आप लोग को याद रखिएगा, यानी कि लौटता हुआ मानसून कब आता है? शीत ऋतु में। कब आता है? शीत ऋतु में आता है। और ये यानी कि इससे सर्वाधिक जो वर्षा होती है, ठीक है ना, इससे जो सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा जो है वो उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में करवाती है। जैसे आपको हो गया पंजाब हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया। यानी कि पंजाब हरियाणा में इस सब क्षेत्र में क्या होता है कि इस समय वर्षा होता है, ठीक है ना, और ये शीत वर्षा होता है, ठीक है ना, ये ठंडा वर्षा होता है। अब इससे और जुड़ी जानकारी जो है, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि
हिमपात होता है, ठीक है ना। क्या होता है, अधिक हिमालय में जो अधिकांश भाग में हिमपात होता है, ठीक है ना। हिमपात कहने का मतलब क्या हो गया कि हिम का जो वर्षा होता है वो कहां पर होता है, किसके कारण होता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होता है, ठीक है ना। कभी कभी ये पश्चिमी विक्षोभ जो होता है ये हिमपात का कारण भी बन जाता है। आप लोग को एक चीज और बता दे कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, ठीक है ना, क्या ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये किस फसल के लिए लाभदायक है, तो ये रबी फसल के लिए लाभदायक। किस फसल के लिए, रबी फसल के लिए लाभदायक है। ये किस फसल के लिए लाभदायक है, तो रबी फसल के लिए ये लाभदायक है, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलिए, ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जीटी टिवार्थ के अनुसार भारत में एम प्रकार के जलवायु का क्षेत्र है। किस प्रकार के, एम प्रकार के जलवायु का क्षेत्र है। ये मान लीजिए एक कई प्रकार के इन्होंने क्या किए थे, जलवायु को बांटा है, ठीक है ना। तो जलवायु को ये सर्वप्रथम बांटे कब थे, तो ये 1966 में। कब, 1966 में टिवार्थ महोदय ने जलवायु को लगभग 7 यानी कि 7 मुख्य जलवायु क्षेत्र में बांटा है। कितने में, 7 मुख्य जलवायु क्षेत्र में बांटा है। किसमें, 7 मुख्य जलवायु क्षेत्र में बांटा है। हम लिखते भी हैं, अगर थोड़ा सा लिखने में हमारे हमसे त्रुटि हो तो हमारे आवाज को सुनिएगा और आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो ये जो 7 होता है उसमें जो सबसे पहला होता है वो क्या है, तो वो है उष्णकटिबंधीय, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंध जलवायु, ठीक है, जलवायु। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है उष्णकटिबंध के बाद आता है शुष्क जलवायु, ठीक है ना। क्या होता है, शुष्क जलवायु। उसके बाद क्या होता है, आर्द्र उपोष्ण। क्या होता है, आर्द्र उपोष्ण, ठीक है ना। क्या होता है, आर्द्र उपोष्ण, आर्द्र उपोष्ण, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, तो आर्द्र जलवायु होती है। क्या होती है, आर्द्र जलवायु। क्या होती है, आर्द्र जलवायु होती है। उसके बाद ध्रुवीय होता है। क्या होता है, ध्रुवीय, ठीक है ना। क्या होता है, उसके बाद ध्रुवीय होता है। उसके बाद हाईलैंड होता है, ठीक है ना। क्या होता है, हाईलैंड, ठीक है, हाईलैंड। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है आपको ये वर्षा आधार पर, ठीक है ना। क्या, वर्षा पर आधारित शुष्क और अर्ध शुष्क, ठीक है ना। वर्षा के आधार पर, किसी के आधार पर, वर्षा के आधार पर शुष्क और अर्ध शुष्क, ठीक है, शुष्क और अर्ध शुष्क, ठीक है ना। क्या, शुष्क और अर्ध शुष्क, ये किसके आधार पर होगा, तो ये वर्षा के आधार पर हो गया, ठीक है। इतना चीज क्लियर है। अब देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो टिवार्थ के अनुसार जो एम प्रकार का है, ठीक है, वो ये उष्ण कटिबंध को दर्शाता है। किसको, उष्ण कटिबंध को। तो क्या कोरोमंडल तट होगा, पश्चिमी घाट होगा, या मेघालय का पठार होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी के घाट हो जाएगा, क्योंकि एम प्रकार में जो पश्चिमी का घाट आता है, ठीक है ना, पश्चिमी घाट का आता है। यानी कि इसके तहत जो होता है लगभग जो वार्षिक तापमान होता है वो कितना डिग्री होता है, 27 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री, 27 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका जो वार्षिक वर्षा होगा वो कितना होगा, 250 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 250 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। उत्तरी भारत में, कहां पर, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों का स्थानीय नाम क्या सब है। अब देखिए क्या अमन है, ओस है और साली है। तो अमन तो है, ओस नहीं है, ठीक है ना, ओस नहीं है। ये आपको जून जुलाई में उगाया जाता है। कब उगाया जाता है, ये जून जुलाई में उगाया जाता है। लेकिन आपसे पूछा कब है, शीतकाल में, ठीक है ना। तो शीतकाल में यानी कि अमन होता है, साली होता है और एक होता है अगहनी। अगहनी, ठीक है ना, अगहनी पर जैसे मान लीजिए हम लोग के यहाँ बिहार में भी अगहनी फसल धान उगाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमन हो जाएगा, साली हो जाएगा और अगहनी हो जाएगा, ठीक है। इसका बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये ओस है, ठीक है। आप लोग जब सीटेट पढ़े होंगे तो यहाँ पर अमन ओस बोरा चावल ये सब चीज पढ़े होंगे। तो ये असम का है, असम का ये सब चावल है जो जून जुलाई में उगाया जाता है। कब, जून जुलाई में उगाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में, ठीक है, कहां पर, पश्चिम बंगाल में, असम में और उड़ीसा में, ठीक है ना, असम में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, और उड़ीसा में ये सब जो धान के फसलें, 3 प्रकार के फसल धान उगाए जाते हैं। यानी कि 3 बार यहाँ पर धान उगाया जाता है, ठीक है। इतना चीज क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमारा अब है 9 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु के प्रदेश की विशेषता नहीं है। आपसे क्या पूछा है
कि कौन सी विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है यहाँ प्रति वर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि मध्यवर्ती गंगा का मैदान जो कृषि क्षेत्र होता है ये कृषि वर्षा पर आधारित ही होता है, तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसका 2 अधिक राज्यों में विस्तार है, बिल्कुल विस्तार है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक है। इससे अधिक और अन्य राज्य में भी है, आपको जैसे मान लीजिए ये क्या कहते हैं उत्तराखंड में भी है गंगा जी का विस्तार, तो यहाँ पर तो ये भी सही है और ये भी सही है। ऑप्शन आपका तीसरा कह रहा है यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह तंत्र में स्थित है, तो ये भी सही है। तो ये तीनों आपका सही है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन अब हमारा है 10 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन शीत कटिबंध में आता है? ठीक है, आपसे क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन शीत कटिबंध में आता है? अब देखिए जैसे आपको अभी ग्लोब याद होगा, ठीक है, क्या ग्लोब याद होगा आप लोगों को? जैसे मान लीजिए ये क्या इक्वेटर, उसका भूमध्य रेखा है, यानी कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ऊपरी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। अब इसके जो ऊपर चलते हैं कहां तक? तो 23.5 डिग्री तक। कहां तक? 23.5 डिग्री तक। कहां तक? 23.5 डिग्री तक, 23.5 डिग्री उत्तरी, उस वहां तक जो इसके बीच में इसके बीच में का जो क्षेत्र होता है उसको कहता है उष्ण कटिबंध। क्या कहता है? उष्ण कटिबंध। क्या कहा जाता है इसको? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार इसके नीचे भी इसको क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? उष्ण कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया। अब जो इसके बाद आता है यानी कि 23.5 के बाद और 66.5 डिग्री तक। कहां तक? 66.5 डिग्री तक, ठीक है ना, यानी कि 23.5 से लेकर के 66.5 डिग्री तक इसके बीच में जो आता है वो होता है शीतोष्ण कटिबंध। क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध। क्या होता है? शीतोष्ण, यानी कि शीत और उष्ण दोनों हो जाएगा, यहां पर शीतोष्ण हो जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है? शीत कटिबंध में। कहां पर? शीत कटिबंध में, यानी कि अब जो 66.5 डिग्री से ऊपर होगा, कौन? 66.5 डिग्री से ऊपर होगा दोनों तरफ, 66.5 डिग्री से ऊपर दोनों तरफ, ठीक है ना। तो यानी कि 66.5 डिग्री से दोनों जो ऊपर तरफ होगा तो ये शीत कटिबंध में आएगा। ये जो क्षेत्र आएगा वो आपको शीत कटिबंध में आएगा। आपको पता है कि ध्रुवों पर क्या होता है? बर्फ जमा होता है। क्या होता है? ध्रुवों पर बर्फ जमा होता है। आर्कटिक क्षेत्र यहाँ पर ये सिर्फ शोधशालाओं के लिए है, शोध के लिए है, ठीक है ना। तो यानी कि जो क्षेत्र हो जाएगा, अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या हमारा। तो यानी कि 66.5 डिग्री के बाद वाला जो क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा? शीत कटिबंध हो जाएगा। उससे नीचे क्या हो जाएगा? शीतोष्ण हो जाएगा। उससे नीचे क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंध हो जाएगा। तो उष्ण कटिबंध 66.5 डिग्री दक्षिणी से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तरी के बीच क्या उष्ण कटिबंध है। इसमें भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन पहला हमारा कह रहा है कि दक्षिण ध्रुव वृत्त, यानी कि आर्कटिक वृत्त। अभी बताया जो ग्लोब का ये जो दक्षिण ध्रुव वृत्त है ये हो गया, आपसे ये कह रहा है। अगला आगे कह रहा है दक्षिण ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र। बिल्कुल सही जवाब है ये आपका। दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच, ये नहीं होगा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ध्रुव के बीच स्थित, ये बिल्कुल सही है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ध्रुव के बीच भी आपको ये शीत कटिबंध पाया जाता है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो 2 से अधिक सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? 1 से अधिक सही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को। आप लोगों को इस सब का सारा वीडियो बहुत ही जल्द हम आप लोगों को YouTube पर पूरा सामने से पढ़ाने वाले हैं। इसलिए अभी तक मेरे चैनल को जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बहुत जल्द हम आपको ये विश्व भूगोल, साथ साथ भारत भूगोल, पूरा सभी हम भूगोल को ऑल सब्जेक्ट हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग का भी सपोर्ट जरूरी है हमें। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए क्या कहा? सतलज और काली के बीच, किस किस के बीच? सतलज और काली के बीच, सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको जब हम एनसीईआरटी क्लास 9th का और क्लास 11th का पढ़ाए थे, ठीक है ना, 2 चैप्टर शायद हम पढ़ाए हैं, एक बार जाकर के आप भी देख लीजिएगा अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो। वहां पर ये सब चीज हम अच्छा से करवाए थे। जैसे मान लीजिए ये आपका भारत है, मान लेते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा छोटा सा नक्शा मान लीजिए, मेरे पास तो अभी है नहीं लेकिन हम वैसे ही बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हिमालय है, ठीक है ना, ये इस तरह से हिमालय होता है। हम आपको बता चुके हैं कि सबसे जो सतत होती है वो कौन सी होता है? तो ये आपका जो महान हिमालय है, ठीक है ना, कौन सा? तो महान हिमालय जो है वो आपका सबसे सतत श्रेणी में आता है।
और इसमें आपको चार भाग में बांटा गया इसको। सबसे जो पहला होता है वो सिंधु नदी, जैसे आपको सिंधु नदी पता है, सिंधु नदी से लेकर के, ठीक है ना, सतलज नदी के बीच, सिंधु से लेकर के सतलज नदी के बीच इसको कौन सा हिमालय कहा जाता है? इसको कहा जाता है पंजाब हिमालय। क्या कहता है इसको? पंजाब हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय कहा जाता है कहां से कहां तक? तो सिंधु से लेकर के सतलज तक, सिंधु से लेकर के सतलज तक इसको क्या, किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। किस नाम से? पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये इसका जो क्षेत्र है ये 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर तक फैला। कितना? 560 किलोमीटर। तो पंजाब हिमालय का क्षेत्र कितना कितना किलोमीटर तक फैला? 560 किलोमीटर तक फैला है, ठीक है। इसके बाद जो आता है, यानी कि सिंधु और सतलज के बाद, ठीक है ना, सिंधु हो गया, फिर सतलज हो गया। अब इसके बाद जो नदी आती है वो आती है आपको काली नदी, ठीक है ना। अब सतलज और काली के बीच जो हिमालय होता है वो होता है कुमायूं हिमालय। क्या होता है? कुमायूं हिमालय। अब ये हिमालय जो है, ये सतलज और काली के बीच कौन सा, सतलज और सिंधु के बीच कौन सा हिमालय था? पंजाब हिमालय। तो इससे ये ऊंचा चोटी होता है, ठीक है ना। किससे? पंजाब हिमालय से ये ऊंचा चोटी होता है, ठीक है। कौन? कुमायूं हिमालय। अब इसका जो क्षेत्र है, ठीक है ना, ये 320 किलोमीटर है। कितना विस्तार है? 320 किलोमीटर है, ठीक है। अब जैसे देखिए कि इसमें जो महान महान चोटियां हैं इसमें भी क्या कहते हैं, पाया जाता है। जैसे मान लीजिए क्या क्या हो गया? बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कहां पर? केदारनाथ, ठीक है, त्रिशूल, त्रिशूल, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड, नंदा देवी, कामेत, ये सभी किस में? कुमायूं हिमालय के तहत आते हैं, ठीक है ना। क्या क्या हम बताए? तो आपको बताए बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, उसका त्रिशूल हो गया, उसके बाद गंगोत्री, एक चीज और, गंगोत्री, ठीक है। उसके बाद क्या बताया हम आपको? ये भी बताया, क्या कहते हैं, गंगोत्री के बाद यमुनोत्री, ठीक है ना। क्या? यमुनोत्री, गंगोत्री के बाद यमुनोत्री, यमुनोत्री के साथ साथ नंदा देवी, क्या चीज? नंदा देवी, नंदा देवी के बाद साथ कामेत, क्या हो जाता है? कामेत। ये सभी जो नदियां हैं, ठीक है, नदी नहीं, नदी नहीं, ये सभी प्रमुख चोटियां हैं। तो ये सभी जो प्रमुख चोटियां हैं किस हिमालय की चोटियां हैं? तो कुमायूं हिमालय की चोटियां हैं। किसके? तो कुमायूं हिमालय की ये सभी चोटियां हैं। क्योंकि कामेत नदी भी है, इस कारण से हमको नदी बोला गया, इसके लिए सॉरी, ठीक है। अब जो आपको पता चल गया कि ये किस सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय होता है? तो होता है कुमायूं हिमालय। अब देखिए नेपाल हिमालय, तो नेपाल हिमालय किसके बीच? ठीक है ना। तो नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच, जब काली से बढ़कर जाता है तीस्ता के बीच, तो यहाँ पर कौन सा पाया जाता है हिमालय? तो नेपाल हिमालय पाया जाता है। आपको पता है कि विश्व की सर्वोच्च चोटी कहाँ पर पाया जाता है? इसी में, ठीक है ना, नेपाल हिमालय में ही पाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो सबसे क्या कहते हैं, आपको पता होगा काठमांडू घाटी, क्या? काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी कहां पर है? तो ये हिमालय पर्वत के ये क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय के तहत आता है। कहां पर? नेपाल हिमालय के तहत आता है। अच्छा, इसका जो प्रमुख चोटी है, नेपाल हिमालय का जो प्रमुख चोटी है, आपको बताया माउंट एवरेस्ट हो गया, मकालू, ठीक है ना, मकालू, कंचनजंगा, ठीक है ना, कंचनजंगा, ये सभी किसके प्रमुख चोटी है? तो ये सभी नेपाल हिमालय के प्रमुख चोटी हैं, ठीक है, याद रहेगा। अब इसके बाद एक चीज और बच जाता है, वो आता है असम हिमालय। असम हिमालय कहां तक? अभी काली से कहां पहुंचे थे? तीस्ता। अब तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र, कहां? तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र, तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र, इसके बीच को क्या कहा जाता है? तो असम हिमालय कहा जाता है। क्या कहता है? असम हिमालय कहा जाता है। अब इसकी जो लंबाई होती है वो 720 किलोमीटर होता है। कितना? 720 किलोमीटर लगभग क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। इसकी जो प्रमुख चोटी है वो कौन कौन सा आप लोग नाम सुनेंगे? नामचा बरवा, क्या? नामचा बरवा, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या कहते हैं, कुला कांगड़ी, ठीक है ना, क्या? कुला कांगड़ी, ये सब नाम सुनेंगे। ये सब किसका हिस्सा है? तो असम हिमालय का। अच्छा, आप लोगों से हम इस तर्ज पर एक क्वेश्चन देते हैं जिसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि बताइए, फूलों की घाटी, ठीक है ना, फूलों की घाटी पता है आपको, ये किस हिमालय में अवस्थित है?
आपको नेपाल हिमालय हो गया, असम हिमालय हो गया, या कुमायूं हिमालय हो गया, या पंजाब हिमालय हो गया। इस चारों में से आपको जरूर बताइएगा कि फूलों की घाटी किस हिमालय में अवस्थित है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में हमको आप जरूर दीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6%, जो कि बिल्कुल गलत है। यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है, केवल कितना 2.4%। लेकिन आपका कितना ऑप्शन दिया गया, 2.6%, जो गलत है। अगला ऑप्शन आपका कह रहा है कि भारत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, सॉरी, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपसे पूछा यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा राज्य है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। कौन है? राजस्थान है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर पूछ लेता कि जनसंख्या की दृष्टि से, तो ये आपका सही हो जाता। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से नहीं पूछ करके आपसे पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि, इसलिए ये गलत हो गया। अगला ऑप्शन हमारा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। बिल्कुल सही बात है कि सिक्किम की जनसंख्या कितनी है, ये 6 लाख है। किसके अनुसार? 2011 के जनगणना के अनुसार। 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या है, तो ये सिक्किम की 6 लाख जनसंख्या है। ठीक है, ये 2011 जनगणना के अनुसार जो भारत का सबसे, ठीक है ना, जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो है सिक्किम। ठीक है ना, कौन सा है? सिक्किम ही सबसे छोटा राज्य है। किस दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा? उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बीपीएससी टीआरई 1 में, बीपीएससी टीआरई 1 में पूछे गए क्वेश्चन है। सेकेंड शिफ्ट में ये पूछा गया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा, काफी हेल्पफुल लगा होगा। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।